पीठ में ब्रह्मा, गले में विष्णु, मुख में रुद्र, मध्य भाग में सभी देव और रोम रोम में महर्षि। ये है हिंदू सभ्यता में गाय का महत्व। ऐसे में गोमांस पर बवाल अगर मचता है तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन प्रतिबंध के विरोधी कहते हैं कि बीफ के कारोबार का दरअसल धर्म से कोई लेना देना नहीं। भारत में मांस का कारोबार बड़ा है, खपत के हिसाब से भी और उत्पादन के मुताबिक भी। भारतीय मांस बाजार का मूल्य करीब 1 लाख करोड़ रुपए है और बीफ इसका 13% हिस्सा है। गुलाबी क्रांति, और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है, और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। ये इनका सपना है। किसान को या पशुपालक को कृषि में भी मदद मिलती है पशुपालन से, और पशुपालक का जीवन भी चलता है पशुपालन से। लेकिन ये पिंक रिवॉल्यूशन के कारण इन्होंने स्लॉटर हाउसों को सब्सिडी दी, मटन एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी दी, यहां से मुंबई तक मटन ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए सब्सिडी दी, और मटन के पीछे इतना धन लगा दिया कि आज गांव के गांव गरीब किसान बेचारा पैसे की लालच में अपने पशु बेच रहा है। भारत की संसद में यह बादशाह के कलम से एक फरमान जारी होना है कि आज के बाद हिंदुस्तानी पशु के खून की एक बूंद और उसके शरीर की एक बोटी विदेश नहीं जाएगी। एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, बड़े बड़े मिल मालिकों से पैसा चाहिए, और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा भी चाहिए। 5 सितारा और 7 सितारा होटल में गाय जिंदा जाती है, किसी ने वापस आते नहीं देखा होगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2004-05 से लेकर 2011-12 के बीच भारत के शहरी इलाकों में बीफ या भैंस के मांस के सेवन में 14% का इजाफा हुआ। वहीं ग्रामीण इलाकों में इसकी खपत में 35% की बढ़ोतरी हुई। इसके मुकाबले इसी दौरान चिकन के सेवन में शहरों में 181% और गांवों में 256% का इजाफा हुआ। बड़े पैमाने पर बीफ के उत्पादन पर नजर डालें तो इंटरनेशनल मीट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 5.783 करोड़ मीट्रिक टन बीफ का उत्पादन होता है। इसमें से अमेरिका में 1.12 करोड़ मीट्रिक टन, चीन में 69.7 लाख मीट्रिक टन और भारत में 22.5 लाख मीट्रिक टन बीफ का उत्पादन होता है। उत्पादन और खपत के फर्क को देखने के लिए ये आंकड़े बेहद अहम हैं। भारत दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक तो है, लेकिन यहाँ बीफ की खपत केवल 3.89% है। तुलना में अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन को देखिए, जहाँ पूरे विश्व का करीब 58% बीफ खाया जाता है। बस चुनिंदा राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर, सभी राज्यों में गो हत्या पर पाबंदी है, लेकिन यह भी सच है कि चोरी छुपे गो हत्या को अंजाम दिया जाता है। हालांकि अगर हम भारत में बीफ के कारोबार को देखें तो वो गो मांस नहीं बल्कि ज्यादातर भैंस के मांस से जुड़ा हुआ है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में इस कारोबार का बड़ा योगदान है। 2013-14 में भारत से करीब 26,457 करोड़ रुपए का बीफ निर्यात हुआ था। चमड़े का कारोबार है सो अलग। महाराष्ट्र में बीफ बैन पर अगर सियासत गरमाई हुई है तो इसका एक दूसरा पहलू भी है। जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगने से महाराष्ट्र में इंसानी कारोबार जगत को कैसा नुकसान हुआ है वो देखिए। महाराष्ट्र में 66 बूचड़खाने हैं जिनमें 33 काम करते हैं। हर दिन करीब 4000 बैल या भैंसे काटे जाते हैं। एक जानवर से करीब 300 किलो बीफ निकलता है। महाराष्ट्र के रिटेल बाजार में 1 किलो बीफ की कीमत है 120 रुपए।
यानी बैन के बाद बीफ के कारोबार में 5,300 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा। होटल और रेस्टोरेंट में बीफ की सेल रुकने से 1,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा। चमड़े के कारोबार, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में 3,500 करोड़ का नुकसान होगा। यानी बीफ बैन से बीफ के कारोबार में होने वाला कुल सालाना नुकसान अकेले महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ रुपए का होगा। करीब 3 लाख लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे, जिनमें जानवरों को चराने से लेकर बूचड़ खाने के कर्मचारी, जानवर बेचने वाले किसान, ट्रांसपोर्टर, सफाई कर्मचारी, चमड़े के कारोबारी वगैरह शामिल हैं। पर भावनाओं और बाजार के बीच तालमेल की गुंजाइश कहां? आंकड़े निर्जीव हैं, उनमें श्रद्धा नहीं। बहरहाल अगर एक ओर मांस का कारोबार है तो दूसरी ओर दूध उत्पादन की भी बात है। प्रतिबंध विरोधी मानते हैं कि अगर किसानों को उनके बूढ़े मवेशी बेचने का अधिकार नहीं होगा तो वो उस नुकसान से बचने के लिए दूध उत्पादन में निवेश से भी बचेंगे। अभी जो धर्म मार्तंड है उनसे हम अपेक्षा उनसे ये करते हैं कि वो अपने हर एक घर में हर एक व्यक्ति हमारे गाय और बैल लेके जाए और वो उसको संभाल करे। यदि उनको गौ माता लगती है तो उसका पालन करे, बैल की पूजा करे। लेकिन हमें इस संकट से छुड़वाए। हमें अभी कोई चारा नहीं है, हमें उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। रास्ते पे छोड़ेंगे या फिर जंगल में छोड़ेंगे या कहीं भी, हमको तो हम उनको खिला पिला नहीं सकते। अभी जो हम इतने बेबस हो चुके हैं, किसान कर्ज में डूबे हैं, घर के खर्चे सब बढ़ चुके हैं, तो ये और एक खर्चा किसान के लिए पहलना बहुत नामुमकिन हो चुका है। लेकिन तमाम प्रतिबंध और उस पर छिड़े बहस के बीच कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मौजूद हैं। 1951 में भारत में गाय की तादाद मवेशियों में 53.04% थी। साल 2012 में ये घटकर 37.28% पर आ गई। भारत में गोहत्या पर पाबंदी है, फिर भी संख्या में कमी कई सवाल छोड़ जाती है। किसी की आस्था और किसी की पसंद में उलझकर ये मुद्दा भावनात्मक कम, सियासी अधिक हो जाता है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले को राज्य को शाकाहारी बना देने के तौर पर भी आंका गया, जब तक अदालत में सरकार का स्पष्टीकरण नहीं आ गया। अच्छा किया, पूरे देश के अंदर बंद होना चाहिए। ये पूरे देश के अंदर बंद होना चाहिए, क्योंकि ये आज हमारा जो गोवंश है वो पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। चारों तरफ खतरा है और उसके चलते हमारा दूध भी महंगा हो रहा है। गौपालन के लिए जो उपयोग होती थी जमीन के लिए, काम में आने के लिए, ये सब बंद हो रहा है। इसीलिए उसकी रक्षा होनी ही चाहिए हर हालत में। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट को इस किस्म के मामले में उनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि गौ हत्या जो है, चाहे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के अंदर यदि गौ हत्या होती है तो मेरे ख्याल वो ठीक नहीं है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सही कदम उठाया। कोई और भी गवर्नमेंट उठाती है तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। महाराष्ट्र के फैसले का विरोध बेंगलुरु तक हुआ, जहां बीफ खाकर लोग अपना गुस्सा दिखाना चाहते थे। विशेष मेहमान थे ज्ञानपीठ सम्मान पा चुके गिरीश कर्नाड, लेकिन पुलिस ने तनाव को भांपते हुए आयोजन को रोक दिया। I'm not blaming them. I mean, it's an economic argument for them. You know, they're putting money into it. The abattoirs in Hyderabad are owned by Giants. People know that. And they export beef. Fine. Everyone should continue to do what is economically or culturally the excess. Unnecessary interference in the name of culture, in religion and so on from top has to be resisted. इस मुद्दे को श्रद्धा और सांप्रदायिकता के अलग अलग रंगों में रंगने की कोशिश से किसी भी हालत में बात नहीं बन सकती, बस टकराव बढ़ेगा। मुद्दा बेहद संवेदनशील है, निपटारे में संवेदना होनी ही चाहिए। आस्था, भावनाएं, कारोबार, जरूरत से अलग गोमांस लगातार शोध का विषय भी रहा है और शोधकर्ताओं की राय जानना भी कम दिलचस्प नहीं। डॉक्टर सुबोध सक्सेना ने इंसान पर गोमांस के असर का शोध किया। वो मानते हैं कि गाय के मांस का सेवन सेहत और पर्यावरण के लिहाज से लाभदायक नहीं। गाय के मीट में बहुत रोग होते हैं और गाय एक यूजफुल पशु है, और कितने ही मुगल बादशाह थे जिनके राजकाल में गोवध बंद था।
बहरहाल अलग अलग तर्क, धार्मिक मान्यताओं और कारोबारी आंकड़ों के बीच सुप्रीम कोर्ट का रुख जानना भी जरूरी है। 1958 में एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कहा था, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीफ या भैंस का मांस भारत में एक बड़ी आबादी का भोजन है। तत्कालीन चीफ जस्टिस एसआर दास की अगुवाई में 5 जजों की बेंच बिहार, यूपी और एमपी में मवेशियों को मारने संबंधित कानून की वैधता पर फैसला सुना रही थी। बेंच ने कहा था, हर उम्र की गाय और भैंस के बछड़े, चाहे वो दुधारू या बोझा ढोने में सक्षम ना हो, उनको छोड़कर मवेशियों का वध किया जा सकता है। कोर्ट ने इन मवेशियों को यूजलेस यानी बेकार की श्रेणी में रखा था, लेकिन 2005 में गुजरात में मवेशियों को मारने पर पूर्ण प्रतिबंध के मामले की सुनवाई करते हुए 7 जजों की बेंच ने बीफ को गरीबों की प्रोटीन का स्रोत मानने से इनकार कर दिया था। बेंच ने कहा, भारतीय समाज में मांस की खपत का केवल 1.3% हिस्सा बीफ से आता है। 1958 के फैसले में बूढ़े मवेशियों को बेकार माना गया, पर चीफ जस्टिस लाहौटी ने गाय की गोबर को भी कोहिनूर कहा और इसी आधार पर उन्हें बेकार मानने से इनकार कर दिया। आज के दौर की सच्चाई प्रोटीन युक्त खाने की कमी नहीं, बल्कि असमान वितरण है। अपने फैसले में जस्टिस लाहौटी ने यह भी कहा, ये धरती महात्मा गांधी, विनोबा, महावीर, बुद्ध और नानक जैसे दूसरे महापुरुषों की है। यहाँ बूढ़े मवेशियों को बेकार बताते हुए वध के लिए कत्लगाह भेज देना निंदनीय है। हमें याद रखना है कि कमजोर और निरीह को सुरक्षा और स्नेह की ज्यादा जरूरत है। एक प्रतिबंध के कितने मायने निकाले जा रहे हैं। एक प्रतिबंध के साथ जुड़ा है न जाने सदियों का इतिहास, उसकी तफ्तीश करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में कानून क्या कहता है। कई बार ये मुद्दा भोजन से जुड़ी भावनाओं और आस्था से जुड़े विचारों से होते हुए वोट बैंक तक भी जाता है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में गोवध पर पूर्ण पाबंदी। इनमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सभी मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध है, जबकि बाकी राज्यों में गाय को छोड़कर बाकी पर सख्त कानून नहीं है। दामन-दीव और गोवा में उन गायों को मारने की इजाजत है जो दुधारू नहीं है, लेकिन इनके लिए फिट फॉर स्लॉटर यानी मारने योग्य होने का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा केरल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड में सभी मवेशियों को खाने की इजाजत है और इसके लिए किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। महाराष्ट्र सरकार के बैल और सांडों के वध पर पाबंदी लगाने वाले नए महाराष्ट्र पशु संरक्षण कानून के बाद अब हरियाणा सरकार भी गोवंश की हत्या को हत्या के बराबर अपराध मानने वाला कानून बनाने की तैयारी कर रही है। और हमारा हरियाणा प्रदेश ऐसा है कि जो गौ के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति, गाय को माता मानता है, इसलिए उस प्रदेश के अंदर गाय के प्रति थोड़ी भी कोई बात कष्ट की, दुख की, अन्याय की होती है तो वहाँ का समाज उद्वेलित होता है। गौ की तस्करी बहुत होती है जो उत्तर प्रदेश में बाकी प्रांतों में जाती है। हमको लगा कि हमारी जनता की भावनाओं को ध्यान रखते हुए और वास्तव में गाय का जो संवर्धन है, गाय की जो संरक्षण है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको एक सख्त कानून बनाना चाहिए और हमने उस कानून में सख्त से सख्त कानून बनाने की बात कही है। ये मुद्दा पुराना है, शायद सदियों से भी ज्यादा पुराना, शायद सभ्यताओं के विकास से भी पहले का, लेकिन इतना तय है कि चर्चा इस मुद्दे पर हर दौर में हुई। वक्त के साथ फैसले आते रहे, बदलते रहे, पक्ष विपक्ष में आवाजें उठती रही और आज भी ये मुद्दा जायके और पुण्य पाप के बीच बहस के रास्ते खोलता है। ये मुद्दा सदियों से हमारे देश में, हमारे समाज में उठता ही रहा है और इसका निपटारा भी हमारे समाज के भीतर ही हो गया है। जब तक सियासत सरोकार से दूर रहे तब तक सब सलामत है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।